अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है आंगलू बांगलू सीरीज़ की अगली कहानी, आंगलू बांगलू और शाही फूल। आंगलू बांगलू कोकाफ के शाही बाग की एक बेंच पर खामोश और कदरे उदास बैठे सामने मौजूद रंग बिरंगे फूलों को गौर से देख रहे थे। कोकाफ का शाही बाग दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बाग समझा जाता था, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस रंग और जिस किस्म के भी फूल उगते हैं वो सब शाही बाग में भी मौजूद होते हैं। और चूंकि कोकाफ में हर वक्त मौसम बहार ही रहता था, इसलिए यहाँ फूल इस कदर कसरत से होते थे कि यूं लगता था जैसे पूरा कोकाफ बना ही फूलों से है। आंगलू बांगलू खामोश और उदास इसलिए बैठे थे कि कोकाफ की शहजादी परी से उनकी शादी के लिए जो शराइत तय हुई थी, उनमें से 3 शराइत उन्होंने पूरी कर दी थी। उन शराइत के मुताबिक पहली शर्त ये थी कि दुनिया के सबसे बड़े समुंदर बहरे आजम का पानी एक मटके में डाला जाए। और जाहिर है यह शर्त नामुमकिन थी, लेकिन आंगलू बांगलू ने हैरत अंगेज तौर पर यह शर्त पूरी कर दी थी। दूसरी शर्त के मुताबिक आंगलू बांगलू ने सहराए आजम में मौजूद रेत के ज़र्रों की गिनती करनी थी, जो बज़ाहिर कतई नामुमकिन थी, लेकिन आंगलू बांगलू ने यह शर्त भी पूरी कर दी थी। तीसरी शर्त के मुताबिक आंगलू बांगलू को कोकाफ के तमाम पहाड़ों को इस तरह जर्द रंग में रंगना था कि कोई एक पत्थर भी खाली ना रहे। और आंगलू बांगलू ने यह शर्त भी इंतहाई नाकाबिल यकीन अंदाज में पूरी कर दी थी। और अब शहजादी परी से शादी के लिए चौथी शर्त पूरी करने के लिए उन्हें कहा गया था। इस शर्त के मुताबिक आंगलू बांगलू को ऐसा फूल तलाश करके शहजादी परी के बालों में लगाना था जिसमें दुनिया का हर रंग मौजूद हो। और आंगलू बांगलू बेंच पर बैठे यही सोच रहे थे कि ये शर्त वो कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि तमाम रंगों के फूल तो दुनिया में मौजूद थे, लेकिन सारे रंगों पर मुश्तमिल फूल वो कहाँ से लाएंगे। वो इसीलिए शाही बाग में आए थे कि फूलों को देखें, शायद उन्हें कोई ऐसा फूल मिल जाए। लेकिन यहाँ वैसे तो दुनिया के हर रंग के फूल मौजूद थे, लेकिन कोई ऐसा फूल मौजूद ना था जिसमें दुनिया के तमाम रंग मौजूद हों। गोभी का फूल भी तो फूल होता है आंगलू। अचानक बांगलू ने हड़बड़ाकर जोशीले लहजे में कहा, जैसे उसने नई बात सोच ली हो। उसका रंग भी तो सफ़ेद होता है, सिर्फ सफ़ेद। हमें सारे रंगों वाला फूल चाहिए। आंगलू ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर कहाँ से लाएं ऐसा फूल? बांगलू ने कहा, मुझे सोचने दो। आंगलू ने कहा और इस तरह अपना सर अपने हाथ पर टिका दिया, जैसे इंतहाई गहराई में सोच रहा हो। तुम सोचो मैं उस वक्त तक कोई फूल तोड़कर उसकी खुशबू ही सूंघ लूं, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है और खाना ना सही खुशबू ही सही, कुछ तो अंदर जाएगा। बांगलू ने कहा और बेंच से उठने ही लगा था कि अचानक एक खूबसूरत परी तेज तेज कदम बढ़ाती उनके करीब आ गई। ये शहजादी परी की खास कनीज रोशन परी थी। वो पहले भी आंगलू बांगलू से मिल चुकी थी, इसलिए आंगलू बांगलू उसे अच्छी तरह जानते थे। आंगलू बांगलू मैं शहजादी परी का तुम्हारे लिए पैगाम लाई हूँ, रोशन परी ने कहा। फिर वही पैगाम हम शादी के लिए सोच रहे हैं और तुम अभी तक पैगाम ला रही हो, आंगलू ने मुंह बनाते हुए कहा। शहजादी ने पैगाम दिया है कि इस शर्त को पूरा करने के लिए तुम्हें कोकाफ के शाही मोहल्ले में रहने वाली बूढ़ी सूरज परी से मिलना चाहिए। सूरज परी इस शर्त को पूरा करने में तुम्हारी रहनुमाई कर सकती है, रोशन परी ने कहा। सूरज परी? ओ, वो तो बेहद बूढ़ी होगी। आखिर सूरज भी लाखों करोड़ों साल बूढ़ा है, तो सूरज परी भी लाखों करोड़ों साल की होगी। फिर वो हमारी रहनुमाई कैसे कर सकेगी? वो तो बोल भी ना सकती होगी, आंगलू ने हैरान होकर कहा। तो रोशन परी बेख्तियार हंस पड़ी। उसका नाम सूरज परी है, जिस तरह मेरा नाम रोशन परी है। वो बूढ़ी जरूर है, लेकिन इतनी भी बूढ़ी नहीं कि जितनी तुम समझ रहे हो, रोशन परी ने हंसते हुए कहा। वो परी है, उड़ सकती है, उसे कहो कि वो उड़ती हुई यहाँ तक आ जाए और हमारी रहनुमाई करे, बांगलू ने कहा। तुम्हारे इस कोबानी जैसे सर में वाकई दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। जब वो बूढ़ी है तो जाहिर है उसके पर भी बूढ़े होंगे और शायद झड़ भी गए होंगे, और झड़े और बूढ़े परों से वो कैसे उड़ सकती है? हमें खुद वहां जाना होगा, आओ उठो, आंगलू ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसके उठते ही बांगलू भी खड़ा हो गया। उसे कहना कि तुम्हें शहजादी परी ने भेजा है, रोशन परी ने कहा। और फिर वो तेज तेज कदम उठाती एक तरफ चली गई। आंगलू बांगलू शाही बाग में से निकलकर शाही महल के बड़े दरवाजे से बाहर आ गए और फिर वो पूछते पूछते शाही मोहल्ले में पहुंच गए। यहाँ बहुत बड़े बड़े मकान थे, बिल्कुल शाही महल के अंदाज में बने हुए थे, इसलिए शायद इसे शाही मोहल्ला कहा जाता था। बूढ़ी सूरज परी कहाँ रहती है? आंगलू ने एक दियो से पूछा तो उसने एक पुराने से मकान की तरफ इशारा किया और तेजी से आगे बढ़ गया। मकान का दरवाजा बंद था। आंगलू ने आगे बढ़कर उसका कुंडा खटखटाया तो दरवाजा खुला और एक बूढ़ा देव बाहर आ गया। उसके जिस्म पर ऐसा लिबास था जैसे वो मुलाजिम हो। हमारा नाम आंगलू बांगलू है और हमें शहजादी परी ने बूढ़ी सूरज परी के पास भेजा है ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सके, आंगलू ने कहा। अच्छा आओ अंदर, उस मुलाजिम देव ने एक तरफ हटते हुए कहा और आंगलू बांगलू अंदर दाखिल हो गई। मुलाजिम देव उन्हें एक बड़े कमरे में ले आया जहाँ एक बूढ़ी परी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी।
आओ आओ आंगलू बांगलू आओ, बूढ़ी परी ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है तुमने जाओ जाओ नहीं कह दिया, वरना हमें जाना पड़ जाता और फिर हमारी रहनुमाई कौन करता। आंगलू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और बूढ़ी परी बेख्तियार हंस पड़ी। अगर बूढ़ी परी हमें जाओ जाओ कहती तो तुम ही वापस जाते, मैं तो ना जाता। बांगलू ने भी एक कुर्सी पर ढेर हो जाने के से अंदाज में बैठते हुए कहा। क्यों, तुम क्यों ना जाते? बूढ़ी परी ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि मैं थक गया हूँ और थके हुए आदमी को जाओ जाओ नहीं कहा करते, बांगलू ने बाकायदा दलील देते हुए कहा। और बूढ़ी परी एक बार फिर हंस पड़ी। अब तुम हमारी रहनुमाई करो, किस तरह करोगी, हमें भी तो कुछ बताओ, आंगलू ने कहा। तुम्हें एक ऐसे फूल की तलाश है आंगलू बांगलू जिसमें दुनिया के तमाम फूलों के रंग मौजूद हों, बूढ़ी परी ने संजीदा होते हुए कहा। हाँ, आंगलू ने जवाब देते हुए कहा। बज़ाहिर तो उस फूल के बारे में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि इस दुनिया में एक ऐसा आदमी मौजूद है जो इंतहाई अक्लमंद है, इसलिए उसे हकीम लुकमान का जानशीन कहा जाता है। उसका नाम हकीम बोमान है, वह मुल्क मिस्र में रहता है। अगर तुम उससे मिलो तो वो तुम्हें जरूर उस फूल के बारे में बता देगा, बूढ़ी परी ने कहा। मुल्क मिस्र? तो अब हमें वहां जाना होगा, आंगलू ने मुंह बनाते हुए कहा। आंगलू, जब तक हम मुल्क मिस्र पहुंचेंगे तब तक तो शहजादी परी इस बूढ़ी परी से भी ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी, इसलिए क्यों ना हम मुल्क मिस्र को यहाँ बुलवा लें, बांगलू ने तजवीज पेश करते हुए कहा। यह कैसे मुमकिन है? बूढ़ी परी ने हैरान होकर कहा। बात तो बांगलू की ठीक है, जब तक हम मुल्क मिस्र पहुंचेंगे शहजादी परी बूढ़ी हो चुकी होगी, आंगलू ने भी फिक्रमंदाना लहजे में कहा। मैं तुम्हें वहां पलक झपकने में पहुंचा सकती हूँ, बूढ़ी परी ने कहा। अच्छा फिर ठीक है, आंगलू बांगलू ने खुश होकर कहा। अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मेरी आवाज न सुनो आंखें न खोलना, बूढ़ी परी ने कहा। तो आंगलू बांगलू ने आंखें बंद कर ली। उनके जिस्मों को हल्के हल्के झटके लगने लगे। चंद लम्हों बाद जब झटके लगने बंद हो गए तो बूढ़ी परी की आवाज उन्हें सुनाई दी। वो उन्हें आंखें खोलने के लिए कह रही थी। उन दोनों ने आंखें खोल दी और फिर वो ये देखकर बेख्तियार उछल पड़े कि वो एक वीरान से इलाके में मौजूद थे जहां हर तरफ खंडरात फैले हुए थे। अरे ये क्या है, हम कहाँ पहुंच गए हैं? ये मिस्र तो नहीं हो सकता, कहीं उस बूढ़ी परी ने गलती से हमें अपने जमाने के मिस्र में तो नहीं पहुंचा दिया, जो अब यकीनन बूढ़ा होकर खंडर बन चुका होगा, आंगलू ने कहा। अरे हाँ, हमें किसी जवान परी से कहना चाहिए था, वो हमें जवान मिस्र भेज देती, ख्वाम का उस बूढ़ी परी के चक्कर में यहाँ आ गई हैं, बांगलू ने भी परेशान होते हुए कहा। अब क्या करें? आओ चलो, शायद यहाँ कोई जवान परी मिल जाए जो हमें जवान मिस्र पहुंचा दे, आंगलू ने कहा। और फिर वो आगे बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि अचानक उन्हें घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देने लगी और वो बेख्तियार ठिठक कर रुक गए। चंद लम्हों बाद एक खंडर की ओर से 10-12 घुड़सवार नमूदार हुए। उनके लिबास से मालूम होता था कि वो शाही सिपाही हैं। ओ, ये कौन है जो इस वक्त मुकद्दस खंडरात में फिर रहे हैं? ये इन्होंने कैसा लिबास पहना हुआ है? उन सब ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारा नाम आंगलू बांगलू है और हमें बूढ़ी परी ने इस बूढ़े मिस्र में भेज दिया है। क्या तुम किसी जवान परी को जानते हो जो हमें जवान मिस्र तक पहुंचा दे? आंगलू ने उनसे मुखातिब होकर कहा। ओह, ये दोनों पागल हैं, कहीं ये मुकद्दस खंडरात को नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए क्यों ना इन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए, उन घुड़सवारों में से एक ने कहा। क्या कह रहे हो? तुम हमें गिरफ्तार करोगे, हमें आंगलू बांगलू को? और तुम हमें पागल कह रहे हो, हमें आंगलू बांगलू को, जिनकी मिसालें हकीम लुकमान और उसका जानशीन हकीम बोमान भी देता है, आंगलू ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुमने हकीम बोमान की बात की है, क्या तुम उसे जानते हो? उन घुड़सवारों ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, हम उससे मिलने ही तो आए हैं, आंगलू ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। ओह, वो तो बादशाह मिस्र का खास मुशीर है, फिर तो तुम मेहमान हुए, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें हकीम बोमान के महल तक पहुंचा देते हैं, उन्होंने कहा। और फिर उनमें से एक ने आंगलू को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया, जबकि दूसरे ने बांगलू को, और फिर घोड़े दौड़ाते हुए कुछ दूर एक फसील की तरफ बढ़ते चले गए। फसील का दरवाजा बंद था और उसके बाहर 2 मुसल्ला आदमी खड़े थे। ये कौन है और तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? उन मुसल्ला आदमियों ने कहा। ये हकीम बोमान के मेहमान हैं, एक घुड़सवार ने कहा। तो दरबार ने जल्दी से फसील का दरवाजा खोल दिया और वो सब अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वो एक इंतहाई शानदार महल के सामने पहुंच गए। उतरो नीचे, आंगलू बांगलू से कहा गया। और फिर उनके नीचे उतरते ही घुड़सवार किसी को कुछ कहे बगैर तेजी से घोड़े मोड़कर वापस चले गए। ये क्या हुआ? ये हमें इस तरह छोड़कर क्यों चले गए हैं? आंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। इनके घोड़े थक गए होंगे, इसलिए वो जल्द अज जल्द अपने घर वापस पहुंचना चाहते होंगे, बांगलू ने जवाब देते हुए कहा। कौन हो तुम? अचानक महल के दरवाजे से एक मुलाजिम ने बाहर आकर उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। हमारा नाम आंगलू बांगलू है और हमें कोकाफ के शाही मोहल्ले में रहने वाली बूढ़ी सूरज परी ने भेजा है ताकि हम हकीम लुकमान के जानशीन हकीम बोमान से मिल सकें, आंगलू ने कहा। ओह अच्छा, आओ,
मुलाजिम ने कहा और वापस मुड़कर दरवाजे में दाखिल हुआ तो आंगलू बांगलू भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। मुलाजिम उन्हें काफी बड़े कमरे में ले आया। यहाँ बैठो, मैं हकीम साहब को इत्तला करता हूँ, मुलाजिम ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया और वो दोनों बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कुर्सियों पर बैठ गए। मुझे तो भूख लगी है, बांगलू ने कहा। यहाँ तो जड़ी बूटियों का खाना मिलेगा, आखिर ये हकीम है, आंगलू ने कहा। यहाँ पीने के लिए शरबत भी तो होगा, बांगलू ने कहा और आंगलू ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वही मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। आओ, हकीम साहब तुम्हें बुला रही हैं, मुलाजिम ने कहा तो वो दोनों उठ खड़े हुए और मुलाजिम के पीछे चलते हुए उस कमरे से बाहर आ गए। एक राहदारी से गुजरकर वो एक और बड़े कमरे में दाखिल हुए तो यहाँ एक तख्त पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर चकोर सी अजीब किस्म की टोपी थी। आओ आओ, खुशामदीद आंगलू बांगलू, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हकीम लुकमान के जानशीन हकीम बोमान हो, आंगलू ने कहा। हाँ, मैं ही हकीम बोमान हूँ, हकीम बोमान ने कहा। लेकिन यहाँ ना कोई जड़ी बूटी नजर आ रही है और ना ही कोई शरबत की बोतल, तुम कैसे हकीम हो, आंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा तो हकीम बोमान बेख्तियार हंस दिया। मैं जड़ी बूटियों और शरबतों वाला हकीम नहीं हूँ, मैं तो गहराई में सोचने वाला हकीम हूँ, हकीम बोमान ने कहा। यानी तुम कुएं में उतरकर सोचते हो, कमाल है, हम तो यहाँ बैठे बैठे सोच लेते हैं और तुम्हें कुएं में उतरना पड़ता है, बांगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो गहराई से यही समझा था कि वाकई हकीम बोमान कुएं की गहराई में उतरकर सोचता होगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम मुझे बताओ कि सूरज परी ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है, हकीम बोमान ने मुंह बनाते हुए कहा। शायद उसे एहसास हो गया था कि आंगलू बांगलू दोनों सादा लो हैं। बूढ़ी सूरज परी ने कहा है कि तुम हमें बताओगे कि ऐसा फूल कहाँ मिलता है जिसमें दुनिया का हर रंग मौजूद हो, आंगलू ने कहा तो हकीम बोमान बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब, ये क्या बात हुई, तुम लोग ये बात क्यों मालूम करना चाहते हो, हकीम बोमान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि कोकाफ की शहजादी परी से शादी करने के लिए हम शर्तें पूरी कर रही हैं। हमने 3 शर्तें पूरी कर दी हैं और अब चौथी शर्त पूरी करनी है और ये शर्त है कि हम ऐसा फूल तलाश करके शहजादी परी के बालों में लगाएं जिसमें दुनिया का हर रंग मौजूद हो, तो फिर हमारी शादी शहजादी परी से हो जाएगी, आंगलू बांगलू ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। पहली 3 शर्तें क्या थीं जो बकौल तुम्हारे तुमने पूरी कर दी हैं, हकीम बोमान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो आंगलू ने उसे तीनों शर्तों के बारे में तफसील से बता दिया। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, मैं तो तुम्हें बिल्कुल सीधा साधा और सादा लो समझ रहा था, मगर तुम तो बेहद अक्लमंद, होशियार और तेज हो, हकीम बोमान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हम आंगलू बांगलू हैं और बस, आंगलू ने जवाब दिया और हकीम बोमान बेख्तियार हंस पड़ा। ये चौथी शर्त तो वाकई बेहद अजीब है, तुम यहाँ रहो, खाना खा लो और आराम करो, मैं इस दौरान सोचता हूँ, फिर बात होगी, हकीम बोमान ने कहा। किस कुएं में उतर कर सोचोगे, मुझे बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रह जाएं और तुम कुएं से बाहर ही ना आओ, आंगलू ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, हकीम बोमान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही उसने ताली बजाई तो मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। मेहमानों को आरामगाह में ले जाओ, इन्हें खाना पेश करो और फिर ये आराम करेंगे, हकीम बोमान ने कहा। आइए जनाब, मुलाजिम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो आंगलू बांगलू उठ खड़े हुए और फिर मुलाजिम उन्हें साथ लेकर एक बड़े कमरे में आया। थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत अच्छा और लजीज खाना और गरम गरम मिस्री कावा पेश किया गया। आंगलू बांगलू दोनों ने खूब डटकर खाना खाया और फिर लजीज मिस्री कावा पीकर वो आराम करने के लिए लेट गए। हकीम बोमान तो बहुत अच्छा हकीम है, बांगलू ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब न जाने वो कब गहराई से बाहर आएगा, आंगलू ने कहा। लेकिन उसी लम्हे बांगलू के खराटे गूंजने लगे। उसकी आदत थी कि खाना खाते ही वो सो जाता था। फिर आंगलू को भी नींद आ गई। फिर किसी के जगाने पर उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मुलाजिम उन्हें जगा रहा था। उठें और नहा धोकर तैयार हो जाएं, हकीम बोमान आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाने वाले हैं, मुलाजिम ने कहा और फिर वो उन्हें लेकर एक शानदार गुसल खाने में आया। यहाँ उन दोनों ने गर्म पानी से खूब दिल भर कर गुसल किया और फिर लिबास वगैरह तब्दील करके वो जब वापस उस कमरे में पहुंचे तो हकीम बोमान भी आ गया। मैंने मालूम कर लिया है आंगलू बांगलू, कैसा फूल कहाँ से मिल सकता है, लेकिन उस फूल को हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है, हकीम बोमान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मुश्किल आसान की बात रहने दो हकीम बोमान, हमें बताओ कि फूल कहाँ है, आंगलू ने कहा। तो सुनो, काले पहाड़ों के दरमियान एक वादी है जिसका नाम कालूका वादी है। उस वादी में एक बड़ा गार है। उस गार से एक रास्ता ताहे तस्सरा को जाता है, यानी जमीन के आखिरी हिस्से तक। वहाँ ताहे तस्सरा की मखलूक रहती है जिसे टाकोरी कहते हैं। टाकोरी इंतहाई वैसी और इंतहाई खतरनाक मखलूक है। ये बाहर की दुनिया से सख्त नफरत करते हैं और अगर बाहर की दुनिया का कोई आदमी वहाँ पहुँच जाए तो वो उसे पलक झपकने में हलाक कर देते हैं। इंतहाई वसीली मखलूक है और उसे गुस्सा फौरन आ जाता है। उस मखलूक पर एक मलका हुकूमत करती है, उसे मलका टाकोरी कहा जाता है।
ये मलका भी इंतहाई जालिम, सफाक और गुसीली है। इस मलका के बाग में एक फूल ऐसा है जिसमें दुनिया के तमाम रंग मौजूद हैं। ये फूल 1000 साल बाद खिलता है और फिर 1000 साल तक कायम रहता है। उसके अलावा कहीं और ऐसा फूल मौजूद नहीं है। हकीम बोमान ने जवाब देते हुए कहा, उस फूल का क्या नाम है? आंगलू ने पूछा। उसे शाही फूल कहा जाता है, हकीम बोमान ने जवाब दिया। तुमने कैसे मालूम कर लिया है? बांग्लू ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने गहराई में सोचा है, सोच की लहरों को हर तरफ फैला दिया, फिर मुझे इत्तला मिल गई, हकीम बोमान ने जवाब दिया। तो फिर ठीक है, अब हमें इजाजत दो ताकि हम जल्द अज जल्द शाही फूल हासिल करके शहजादी परी के बालों में लगाकर शर्त पूरी करें और फिर हमारी शादी हो सके। वैसे तुमने हमें बेहद लजीज और अच्छे खाने खिलाए हैं, इसलिए हम तुम्हें भी जरूर अपनी शादी में बुलाएंगे, आंगलू ने कहा। लेकिन तुम ये फूल हासिल नहीं कर सकते, हकीम बोमान ने कहा। क्यों नहीं हासिल कर सकते? हम आंगलू बांगलू हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, आंगलू ने फाखिराना लहजे में कहा। पहले मेरी बात तफसील से सुन लो। काले पहाड़ों की उस वादी में कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उन पहाड़ों पर काले सांपों की हुकूमत है। ये सांप इस कदर जहरीले और खौफनाक हैं कि उनकी फुंकार से ही आदमी का जिस्म पानी बनकर बह जाता है, और अगर फिर भी कोई आदमी उस वादी में दाखिल हो जाए तो वो उस गार में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उस गार का धाना एक ऐसे सुरख पत्थर से बंद है जिसे उस वक्त तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उस पर 4 काले उकाबों का खून मिलाकर न डाला जाए, और ये काले उकाबों की वादी में मिलते हैं। ये इंतहाई खौफनाक और खतरनाक उकाब हैं जो एक लम्हे में इंसान को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। अगर फिर भी कोई उस पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाए तो उस गार के अंदर स्याह मकड़ियों के इंतहाई खौफनाक जाले तने हुए हैं। उन जालों को गैंडे जैसा जानवर भी नहीं तोड़ सकता, और अगर फिर भी कोई उन्हें तोड़ ले तो ताहे तसरा तक जाने वाले रास्ते पर 4 खौफनाक बलाएं रहती हैं। ये 8 हाथों और 4 सरों वाली इंतहाई खौफनाक बलाएं हैं जो इंसानों को फौरन चट कर जाती हैं। उसके बाद भी अगर कोई ताहे तसरा में पहुंच जाए तो टाकोरी मखलूक उसे फौरन हलाक कर देती है। अब तुम बताओ कि तुम ये फूल कैसे हासिल कर सकते हो? हकीम बोमान ने पूछा। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें असल में मालूम ही नहीं है कि हमारा नाम आंगलू बांगलू है। हमारा नाम सुनते ही सब खौफजदा हो जाएंगे और हमारी अतात करेंगे, और हम आसानी से ये फूल हासिल कर लेंगे, आंगलू ने ऐसे लहजे में कहा जैसे जो कुछ हकीम बोमान ने बताया है उसकी उनकी नज़रों में सिरे से कोई अहमियत ही ना हो। मैंने बहरहाल तुम्हें बताकर अपना फ़र्ज अदा कर दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम जो चाहो करो, हकीम बोमान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा शुक्रिया हकीम बोमान, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारा नाम आंगलू बांगलू है, आंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हकीम बोमान सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आओ बांगलू, अब उस फूल को हासिल करने के लिए चलें, आंगलू ने कहा। पैदल चलना होगा? बांगलू ने चौंक कर कदरे परेशान से लहजे में कहा। नहीं, हमारी उंगलियों में कोकाफ की शाही नजूमी की दी हुई अंगूठियां मौजूद हैं, उनकी मदद से हम जहां चाहें पहुंच सकते हैं। तुम मेरा हाथ पकड़ो और आंखें बंद कर लो, आंगलू ने कहा। तो बांगलू ने इत्मीनान भरा सांस लेते हुए आंगलू का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर ली। हमें काले पहाड़ों के करीब पहुंचा दो अंगूठियों, आंगलू ने भी आंखें बंद करते हुए कहा। तो उनके जिस्मों को हल्के हल्के झटके लगने शुरू हो गए। जब झटके खत्म हुए तो उन दोनों ने आंखें खोल दी, और फिर वो ये देखकर बेख्तियार उछल पड़े कि वो एक पहाड़ की बड़ी सी चट्टान के ऊपर बैठे हुए थे, और सामने इंतहाई गहरे स्याह रंग के पहाड़ नजर आ रहे थे। और इसके साथ ही वो ये देखकर चौंक पड़े कि उन काले पहाड़ों पर गहरे स्याह रंग के इंतहाई खौफनाक सांप रेंग रहे थे। ये सांप इस कदर ज्यादा तादाद में थे कि पहाड़ों का कोई हिस्सा भी इनसे खाली न था। आओ बांगलू चलें और इन सांपों से कहें कि वो हमारा रास्ता छोड़ दें ताकि हम वादी तक पहुंच जाएं, आंगलू ने उठते हुए कहा। ये तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और तुम हलाक हो जाओगे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी तो वो तेजी से एक तरफ को मुड़े तो उन्होंने एक चट्टान पर एक काले रंग के बौने को खड़े देखा। उसने लिबास भी स्याह पहना हुआ था और उसने सर पर भी स्याह रंग की फुंदने वाली टोपी पहनी हुई थी। तुम कौन हो? आंगलू ने हैरान होकर पूछा। मैं काला बौना हूँ और इस पहाड़ पर रहता हूँ जिस पर तुम मौजूद हो, काले बौने ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा नाम आंगलू बांगलू है? ये सांप हमें रास्ता देंगे, ये हमारा नाम ही सुनकर खौफजदा हो जाएंगे, आंगलू ने मुंह बनाते हुए कहा। ये एक फुंकार मारकर तुम्हें हलाक कर देंगे आंगलू बांगलू। अगर तुम इनसे बचना चाहते हो तो फिर तुम्हें स्याह मोती हासिल करने होंगे। ये मोती तुम मुंह में रख कर जाओगे तो इनके असर से इन सांपों का जहर भी तुम पर असर नहीं करेगा और ये तुम्हारे करीब भी ना आ सकेंगे, काले बौने ने कहा। अच्छा, तो फिर कहाँ है वो मोती? दो हमें, आंगलू ने कहा। ये मोती तुम्हें हासिल करने पड़ेंगे। यहाँ से करीब ही एक छोटा सा जंगल है, उस जंगल के दरमियान में एक झील है। ये मोती उस झील की तह में मौजूद हैं और सिर्फ उस झील में रहने वाली स्याह मछली ही ये मोती तुम्हें लाकर दे सकती है, काले बौने ने कहा। और इसके साथ ही वो चट्टान के पीछे उतरकर उनकी नजरों से ओझल हो गया।
आओ बांगलू उस मछली से बात करें। आंगलू ने कहा, चकमाक पत्थर मेरे पास हैं, अगर उस श्याम मछली ने हमारी बात ना मानी तो हम उसे भूनकर खा जाएंगे। बांगलू ने कहा, कैसे नहीं मानेगी वो हमारी बात, उसे जैसे ही मालूम होगा कि हमारा नाम आंगलू बांगलू है, वो बेचारी खुद ही झील की तह से मोती लाकर हमें दे देगी। आंगलू ने कहा और फिर वो दोनों उस जंगल की तरफ रवाना हो गए जो दूर से उन्हें नजर आ रहा था। फिर वो जैसे ही जंगल के करीब पहुंचे, अचानक उन्हें जंगल के अंदर से ढोल और नगारा बजने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अरे कहीं उस श्याम मछली की शादी तो नहीं हो रही? आंगलू ने उछलकर कहा। हाँ, लेकिन उसे पहले हमें मोती देने होंगे, वरना हम उसकी शादी नहीं होने देंगे। बांगलू ने गुस्सीले लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान कोई बात होती, अचानक जंगल से 10-12 वैशी बाहर आ गए। उनमें से एक के पास ढोल था और दूसरे के पास नगारा था। बाकी वैशियों के पास खौफनाक नेज़े थे, जबकि उन सबसे आगे उनका सरदार था जिसके सर पर स्याह परों का ताज था। हा हा हा, तुम आ गए दुबले पतले और मोटे इंसानों, हमें तुम्हारा इंतजार था, आओ आओ। सरदार ने उन्हें देखते ही मुसरत भरे लहजे में कहा, तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हमारा नाम आंगलू बांगलू है, आंगलू बांगलू। ये तो तुमने अच्छा किया कि हमारा इस्तकबाल करने आ गए हो। तुमने हमें इज्जत दी है, इसलिए हम भी तुम्हें इज्जत देंगे। आंगलू ने कहा, हमें भी मालूम है कि तुम दोनों को हमने काले देवता की भींत चढ़ाना है, आओ हमारे साथ। सरदार ने कहा और इसके साथ ही उसके इशारे पर नेज़े उठाए वैश्यों ने उनके गिर्द घेरा डाल दिया। चलो चलो, उन्होंने नेज़े आंगलू बांगलू के जिस्मों के करीब ले जाते हुए कहा। अरे अरे, क्या जबरदस्ती है, ये क्या तरीका है इस्तकबाल करने का? आंगलू बांगलू ने चीखते हुए कहा, लेकिन वैश्यों ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें नेज़ों से धकेलते हुए जंगल में ले आए और फिर झील के किनारे पर मौजूद दरख्तों से उन दोनों को बांध दिया गया। हमारा नाम आंगलू बांगलू है, आंगलू बांगलू, क्या तुम बहरे हो? हमारा नाम नहीं सुन सकते? उन दोनों ने चीखते हुए कहा। लेकिन वैश्यों ने उनकी कोई बात ना सुनी और अब उनके सामने अजीब से अंदाज में नाच रहे थे। फिर वो इसी तरह नाचते हुए एक तरफ चले गए। आज रात जैसे ही चांद निकलेगा तुम्हें देवता की भींट चढ़ा दिया जाएगा। तुम्हारा खून इस झील के पानी में मिलाकर देवता पर डाला जाएगा तो देवता हमसे खुश हो जाएगा। अब हम उसी वक्त आएंगे जब चांद निकलेगा, सरदार ने उनसे कहा और फिर वो भी दौड़ता हुआ वापस जंगल में गायब हो गया। अजीब बहरे और अहमक वैशी हैं ये, हमारा नाम ही नहीं सुन रहे। आंगलू बांगलू ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तुम्हारा नाम नहीं सुनेंगे। अचानक उन्हें झील के किनारे से एक बारीक सी आवाज सुनाई दी तो वो दोनों चौंक कर उस तरफ देखने लगे। झील के किनारे पर एक स्याह रंग की बड़ी सी मछली मौजूद थी। क्या तुम इंसानी आवाज में बोल रही हो स्याह मछली? आंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और सुनो आंगलू बांगलू, अगर तुमने अपने बचाव के लिए कोई कोशिश न की तो तुम वाकई हलाक हो जाओगे। स्याह मछली ने कहा और इसके साथ ही वो मुड़ी और झील में गोता लगाकर उनकी नजरों से गायब हो गई। अब हमें क्या करना होगा? बांगलू ने कहा। तुम खा खा कर हाथी बनते जा रहे हो, क्या तुम जोर लगाकर ये रस्सी नहीं तोड़ सकते? आंगलू ने कहा। नहीं, ये इंतहाई मजबूत रस्सी है, मैंने जोर लगाया था, ये नहीं टूटी। बांगलू ने कहा। तो फिर जेब से चकमाक पत्थर निकालो और इन्हें जला दो। आंगलू ने कहा। अरे हाँ, ये तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन मेरे बाजू तो बंधे हुए हैं। तुम ऐसा करो कि मेरी जेब में हाथ डालकर चकमाक पत्थर निकाल लो। बांगलू ने कहा। लेकिन मेरे हाथ भी तो बंधे हुए हैं, आंगलू ने जवाब दिया। तो फिर पैरों से कोशिश करो। बांगलू ने कहा। ओ हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम इस रस्सी को दांतों से काट दें। तुम्हारे दांत बेहद मजबूत हैं, चलो काटो इन्हें। आंगलू ने कहा। लेकिन मेरे दांत तो मुंह के अंदर हैं, वो कैसे बाहर आएंगे? बांगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम दांतों को मुंह से ना निकालो, बल्कि रस्सी को मुंह में डाल लो। आंगलू ने तजवीज पेश करते हुए कहा। ओ, तुम तो बिल्कुल अहमक हो आंगलू, अगर मेरे पास अकल ना होती तो हम दोनों मारे जाते। देखो मैंने क्या बेहतरीन तजवीज सोची है। अचानक बांगलू ने कहा। कौन सी तजवीज? आंगलू ने जवाब दिया। हम रस्सी को अपना नाम बताते हैं, ये खुद ही खुल जाएगी। बांगलू ने कहा। ठीक है, बताओ। आंगलू ने कहा। रस्सी रस्सी, मेरा नाम बांगलू है, सुन लिया तुमने? मेरा नाम बांगलू है। बांगलू ने रस्सी से मुखातिब होकर कहना शुरू कर दिया, लेकिन जाहिर है रस्सी उसका नाम बताने से तो ना खुल सकती थी। ये तो सुन ही नहीं रही, यहाँ सब बहरे हैं। बांगलू ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे नाम का रोब ही नहीं है? हो बांगलू, ये कोई रोबदार नाम है? रोब वाला नाम तो मेरा है, आंगलू। वाह, अब देखो मैं बताता हूँ नाम, फिर देखो कैसे नहीं सुनती। आंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने भी रस्सी को मुखातिब होकर अपना नाम बताना शुरू कर दिया, लेकिन रस्सी फिर भी ना खुली। तो आंगलू के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। इस तरह रस्सी नहीं खुल सकती आंगलू बांगलू। अचानक उन्हें काले बोने की आवाज सुनाई दी और उन्होंने चौंक कर देखा तो सामने वही काला बोना खड़ा था जिसने उन्हें यहाँ जंगल में मोती लेने के लिए भेजा था। तुम फिर आ गए, तुमने ही हमें इस मुसीबत में मुब्तला किया है, आंगलू ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकूं। सुनो, अगर तुम इन रस्सियों से आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें इन्हें खोलना होगा। काले बोने ने कहा। हमारे हाथ बंधे हुए हैं और रस्सी बहरी है, हमारा नाम ही नहीं सुन रही, फिर हम कैसे खोलें?
तुम आज़ाद हो, तुम खोल दो अच्छे बौने, आंगलू ने कहा। नहीं, ये काम तुम्हें खुद करना होगा, काले बौने ने कहा और एक बार फिर चट्टान के पीछे उतरकर उनकी नजरों से गायब हो गया। अब क्या करें, आंगलू ने पहली बार परेशान होते हुए कहा। तुम अपने आप को अक्लमंद कहते हो, अब खुद सोचो, बल्कि हकीम बोमान की तरह गहराई में उतर कर सोचो, पांगलू ने कहा। ओ हाँ, वाकई ये बात दुरुस्त है, आंगलू ने फौरन ही कहा और इसके साथ ही उसने इस तरह नीचे बैठना शुरू कर दिया जैसे गहराई में उतरने की कोशिश कर रहा हो। उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सी उसके इस तरह नीचे बैठने की वजह से दरख्त से रगड़ खाने लग गई और फिर अभी आंगलू पूरी तरह नहीं बैठा था कि कटक की आवाज के साथ ही रस्सी टूट गई और आंगलू आजाद हो गया। रस्सी दरख्त से रगड़ खाकर खुद ब खुद टूट गई थी। अरे वाह, वाकई गहराई में उतरकर सोचने से मसला हल हो जाता है, आंगलू ने खुश होकर कहा। बांगलू के चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। तुमने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया है, सिर्फ यही तरीका था आजाद होने का, काले बौने की आवाज सुनाई दी। अरे अब मुझे भी तो खोलो, बांगलू ने कहा। तुम भी गहराई में उतरकर सोच लो, आंगलू ने जवाब दिया तो बांगलू ने भी नीचे बैठने की कोशिश शुरू कर दी। चूंकि उसका जिस्म बहुत मोटा था इसलिए उसे नीचे बैठने में काफी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन बहरहाल वो कोशिश करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद कटक की आवाज के साथ ही उसके जिस्म के गिर्द मौजूद रस्सी भी दरख्त की सख्त लकड़ी से रगड़ खाकर कट गई और बांगलू भी रस्सी की गिरफ्त से आजाद हो गया। बहुत खूब, हकीम बोमान तो वाकई बेहद अक्लमंद आदमी है, उसने सोचने का बहुत अच्छा तरीका निकाला है, बांगलू ने भी खुश होते हुए कहा। चांद निकलने से पहले पहले इस जंगल से बाहर चले जाओ आंगलू बांगलू, वरना सरदार और कबीले के लोग आकर तुम्हें दोबारा बांध देंगे, काले बौने की आवाज सुनाई दी। अरे वो श्याम मोती, उसका क्या करें, आंगलू ने कहा। वो तो तुम्हें हासिल करने होंगे, वरना काले सांप तुम्हें एक लम्हे में हलाक कर देंगे, काले बौने ने जवाब दिया। अच्छी श्याम मछली, हमें मोती ला दो, हमारा वादा कि हम तुम्हें भून कर नहीं खाएंगे, आंगलू ने ऊंची आवाज में कहा। तो चंद लम्हों बाद वही मछली जिसने पहले आंगलू बांगलू से बात की थी झील की सतह पर आ गई। आंगलू बांगलू, झील की तह में मौजूद मुकद्दस मोती हासिल करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम इस झील को डूबे बगैर पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ, श्याम मछली ने कहा और इसके साथ ही उसने गोता लगाया और झील में गायब हो गई। ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं छलांग लगाकर झील को पार कर जाऊंगा, आंगलू ने कहा और तेजी से पीछे हटने लगा जैसे वो छलांग लगाने का इरादा कर रहा हो। लेकिन मैं तो छलांग नहीं लगा सकता, बांगलू ने रोते हुए लहजे में कहा। आंगलू रुक जाओ, अचानक काले बौने ने एक चट्टान पर नमूदार होते हुए कहा। अब क्या है, मुझे मत रोको, आंगलू ने कहा। तुम झील को इस तरह पार न कर सकोगे और झील में गिरकर डूब जाओगे, कोई और तजवीज सोचो। सोचने के लिए तो मुझे फिर गहराई में उतरना पड़ेगा, आंगलू ने कहा। मैं तो गहराई में बैठ रहा हूँ, बांगलू ने कहा और फिर जल्दी से जमीन पर बैठ गया। अरे ओ, वाकई गहराई में बैठकर सोचने से मसला हल हो जाता है। मैं एक लंबे से दरख्त को उखाड़कर झील पर डाल देता हूँ और फिर उस पर से गुजरकर झील पार कर लेता हूँ, बांगलू ने कहा और उठकर तेजी से करीब ही एक तवील तने वाले दरख्त की तरफ बढ़ गया। उसने दोनों बाजू उस दरख्त के तने के गिर्द लपेटे और जोर जोर से झटके देने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर बाद वो उस दरख्त को उखाड़ने में कामयाब हो गया और फिर उसने घसीटकर उस दरख्त को झील पर डाला। अब वाकई एक पुल सा बन गया था। दरख्त का तना चूंकि चौड़ा था इसलिए उस पर से गुजरने से भी कोई तकलीफ न हो सकती थी। अब देखो मैं किस तरह पार करता हूँ इस झील को, बांगलू ने कहा और तने पर चढ़कर तेजी से चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। लेकिन चूंकि दरख्त का तना जड़ों के नजदीक चौड़ा और आगे जाकर पतला होता जा रहा था और बांगलू का वजन भी काफी था, इसलिए जैसे ही बांगलू झील के वस्त में पहुंचा एक जोरदार कड़ाका हुआ और तना दरमियान से टूट गया। लेकिन बांगलू चीख मारकर तेजी से उछलकर आगे बढ़ा ही था कि उलटकर तने के ऊपर जा गिरा। उसके इस तरह गिरने से तना वहां से भी टूट गया और बांगलू सीधा झील के पानी में जा गिरा। फिर उसने गोते खाने शुरू कर दिए। गहराई में जाकर सोचो, गहराई में जाकर, आंगलू ने चीख कर कहा। लेकिन बांगलू की जान पर बनी हुई थी। उसे मालूम था कि वो डूबकर जिंदा न रह सकेगा, इसलिए वो दीवानों की तरह हाथ पैर मार रहा था कि अचानक उसका हाथ झील के दूसरे किनारे पर मौजूद पानी पर लहराती हुई एक झाड़ी की लंबी सी शाख पर पड़ गया। ये शाख इस कदर मजबूत थी कि बांगलू के वजनी झटके लगने के बावजूद ना टूटी थी और बांगलू उस शाख को पकड़कर झील के दूसरे किनारे पर चढ़ जाने में कामयाब हो गया और फिर वो किनारे पर बैठकर बुरी तरह से हाँफने लगा। उसका लिबास और जिस्म पानी में तर हो चुका था। अब मैं किस तरह झील को पार करूं, आंगलू ने कहा और फिर वो भी जमीन पर बैठ गया ताकि गहराई में उतरकर सोच सके। और फिर वो जैसे ही नीचे बैठा उसकी नजरें एक ऐसे दरख्त पर पड़ी जो आधे से ज्यादा झील पर झुका हुआ था। ओ, मुझे मालूम हो गया कि मैं झील को कैसे पार कर सकता हूँ, आंगलू ने जल्दी से उठते हुए कहा और फिर वो तेजी से उस दरख्त की तरफ बढ़ा और चंद लम्हों बाद वो दरख्त पर चढ़कर उस झील पर आगे बढ़ने लगा जो झील के ऊपर दूर तक फैल गई थी। लेकिन आगे जाकर ये शाख काफी पतली हो गई थी,
इसलिए जैसे ही आंगलू उस जगह पहुंचा, झील एक जोरदार कड़ाके से टूट गई और आंगलू चीखता हुआ सीधा झील के पानी में जा गिरा। लेकिन इसके साथ ही उसका हाथ भी उसी शाख पर पड़ गया जिसको पकड़कर बांगलू झील से बाहर निकला था। और फिर आंगलू ने भी वही काम किया और उस शाख को पकड़कर वो आखिरकार झील के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वहशत और खौफ से उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसका लिबास और जिस्म भी पानी से बुरी तरह भीग चुका था। ये लो मोती, तुमने बहरहाल डूबे बगैर झील को पार कर लिया है, इसलिए मुकद्दस मोती तुम्हें इनाम में दिए जा रहे हैं, स्याह मछली ने कहा। और इसके साथ ही उसके मुंह से पानी किसी फवारे की तरह उछलकर कुछ फासले पर गिरा। उस पानी में 2 स्याह रंग के मोती भी मौजूद थे। आंगलू बांगलू ने एक एक मोती उठा लिया और उठकर खड़े हो गए। अब इस झील को दोबारा पार किस तरह करेंगे? आंगलू ने कहा। मोती मुंह में डालो और झील के पानी पर चलना शुरू कर दो। जहां जहां से तुम गुजरोगे वहां वहां झील का पानी चट्टान की तरह सख्त हो जाएगा और तुम आसानी से झील पार कर लोगे, स्याह मछली ने कहा और वापस पानी में गोता लगाकर उनकी नजरों से गायब हो गई। आंगलू बांगलू ने मोतियों को मुंह में डाला और फिर डरते डरते उन्होंने झील के पानी पर पैर रखा तो वो ये देखकर वाकई हैरान रह गई कि जिस जगह उनके कदम पड़े थे वहां पानी तो मौजूद था, लेकिन उन्हें यूं महसूस हुआ था जैसे पानी की बजाय उनका पैर किसी सख्त और ठोस चट्टान पर पड़ा हो। हैरत है, ये पानी चट्टान कैसे बन गया? आंगलू ने कहा। क्यों ना बनता, आखिर हम आंगलू बांगलू हैं और हमारी शादी शहजादी परी से होनी है, बांगलू ने जवाब दिया। और फिर वो दोनों इंतहाई आसानी से पानी के ऊपर चलते हुए झील को पार करके पहले वाले किनारे पर पहुंच गए। जल्दी करो आंगलू बांगलू, इस जंगल से निकल जाओ, चांद निकलने वाला है। काले बौने की आवाज सुनाई दी तो वो दोनों तेजी से चलते हुए, बल्कि तकरीबन दौड़ते हुए जंगल से बाहर आ गए।